हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस 19th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था, जब यूरोपियन लीगल थिंकर नेचुरल लॉ फिलॉसफी से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हुए थे और उस वक्त कोडिफिकेशन ऑफ लॉ का आइडिया रैपिडली ग्रो कर रहा था। बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते थे कि रीजन के थ्रू ही लॉ बनाया जाता है और ये सोसाइटी पर यूनिफॉर्मली इम्पोज किया जाता है। जर्मन ज्यूरिस्ट्स ने इस बात का भी अपोज किया था कि लॉ को लेजिस्लेटर बनाता है। उन्होंने ये कहा था कि लॉ विद द टाइम डेवलप होता है। कस्टम्स, ट्रेडिशन, बिलीफ और जो सोशल प्रैक्टिसेस लोगों की होती है एक नेशन में, उसी की वजह से फिर लॉ डेवलप हुआ है। और इसी रिएक्शन की वजह से फिर हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस बना था। 1814 में एक प्रपोजल बनाया गया था जहां पर यह कहा गया था कि हम जर्मन लॉज को सिंगल यूनिफॉर्म कोड में चेंज करेंगे। इसको सेवेग्नी ने अपोज किया था और ये कहा था कि जर्मनी के पास अभी भी यूनिफाइड लीगल कल्चर नहीं है और अगर आप लॉ की कोडिफिकेशन करोगे विदाउट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन को कंसिडर किए बगैर, तो जो लॉ की नेचुरल ग्रोथ है वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस स्कूल ऑफ थॉट का मेन आइडिया ये था कि लॉ हिस्टोरिकल प्रोडक्ट है, उसको सॉवरेन नहीं बनाता है और जो कस्टम्स है ये अर्लीस्ट एंड मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ लॉ है और हर नेशन अपने लीगल सिस्टम को अपने कल्चर, ट्रेडिशन या हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस की वजह से बना सकते हैं। इसका मतलब ये था कि एक नेशन का लॉ दूसरे नेशन पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कल्चर, ट्रेडिशन और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हर नेशन की अलग होती है। इस स्कूल ऑफ थॉट के जो मेन थिंकर्स थे वो है मॉन्टेस्क्यू, सेवेग्नी, पुख्ता एंड मेल। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मॉन्टेस्क्यू। इनको फोर रनर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। ये पहले ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने हिस्टोरिकल मेथड को अडॉप्ट किया था लीगल इंस्टीट्यूशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। सर हेनरी मेन ये कहते थे कि मॉन्टेस्क्यू की वजह से ही फ्रांस में हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की फाउंडेशन हुई है। मॉन्टेस्क्यू ने यह कहा था कि लॉ को हमें आइसोलेशन में स्टडी नहीं करना चाहिए और ये भी आर्ग्यू किया था कि लॉ इन्फ्लुएंस होता है सोशल, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस से जो एक सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं। उन्होंने ये कहा था कि ये इररिलेवेंट है कि हम ये डिस्कस करेंगे लॉ यूनिवर्सली गुड है या बैड है, क्योंकि जो नेचर ऑफ लॉ है ये सर्कमस्टेंसेस ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी पे डिपेंड करता है। और ये भी कहा था कि हमें लॉ को फ्रेम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पीपल, प्लेस एंड टाइम। और लॉ चेंज होता है जैसे सोसाइटी चेंज होती है। उनके कहने का मतलब था कि लॉ को अगर हम डेवलप करेंगे फिर वो चेंज नहीं होंगे सोसाइटी के साथ, तो फिर उनको हम वैलिड लॉज नहीं कह सकते, क्योंकि जो लॉज है ये अकॉर्डिंग टू सोसाइटी चेंज होते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने कोई भी सिस्टमैटिक थ्योरी नहीं दी थी जहां पर उन्होंने ये कहा था कि लॉ एंड सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि लॉ को कस्टम, ट्रेडिशन, क्लाइमेट एंड हिस्टोरिकल कंडीशंस शेप देते हैं। उनके आइडिया की वजह से ही फिर इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट हुई थी। उनके जो फेमस वर्क है वो है स्पिरिट ऑफ द लॉज, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि लॉ कॉरेस्पॉन्ड होते हैं कंडीशंस एंड नीड ऑफ सोसाइटी के और ये इवॉल्व होने चाहिए सोशल डेवलपमेंट के साथ। इसके बाद है सेवेग्नी। इनको फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। इन्होंने ये कहा था कि लॉ को लेजिस्लेटर्स नहीं बनाते हैं, लेकिन ये कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल से डेवलप होता है। उन्होंने ये कहा था कि जो मेन सोर्स ऑफ लॉ है वो जनरल विल ऑफ द पीपल है और ये ऑर्गेनिकली इवॉल्व होता है एक सोसाइटी में। उनके हिसाब से जैसे लैंग्वेज ग्रो करती है वैसे ही लॉ भी ग्रो करता है एंड इसमें नेशनल कैरेक्टर होता है और ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। जैसे सोशल कंडीशंस, जैसे हर कंट्री के सेम सोशल कंडीशंस नहीं होते, वैसे हर कंट्री का सेम लॉ भी नहीं होता है। उन्होंने अपनी थ्योरी को समराइज किया था फेमस स्टेटमेंट से कि लॉ को ढूंढा जाता है, ना कि इसको बनाया जाता है। उन्होंने वॉल्गिस्ट थ्योरी दी थी जिसका मतलब था स्पिरिट ऑफ द पीपल, या हम इसे जनरल विल ऑफ द सोसाइटी कह सकते हैं। इनके हिसाब से लॉ ओरिजिनेट होता है कलेक्टिव विल, ट्रेडिशन, कस्टम, हैबिट, बिलीफ ऑफ द पीपल से, ना कि इसको लेजिस्लेटर बनाता है। इनके कहने का मतलब था कि लेजिस्लेटर अगर लॉ बनाएगा उसकी वजह से उसकी अपनी विल सेटिस्फाई होगी, ना कि जो लोगों की जनरल विल है वो सेटिस्फाई होगी। सेवेग्नी ने ये कहा था कि लॉ एक्सप्रेशन होता है कॉमन विल ऑफ द सोसाइटी का, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि लीगल रूल्स के जो फाउंडेशन होती है वो कस्टम एंड ट्रेडिशंस होते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं ओवर द टाइम। और ये कस्टम तभी फोर्स ऑफ लॉ एक्वायर करते हैं जब इसको एक सोसाइटी वाइडली एक्सेप्ट करती है। इसका मतलब अगर कोई भी कस्टम एट ए टाइम दो चार लोग एक सोसाइटी में एक्सेप्ट करते हैं उस वक्त वो लॉ नहीं होता है। जब उसको होल सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी तो उस वक्त वो एक लॉ बन जाता है सेवेग्नी के हिसाब से। उन्होंने ये कहा था कि लेजिस्लेशन नए लॉज नहीं बना सकता है, जो लॉज ऑलरेडी एक सोसाइटी में डेवलप हुए हैं उनको वही रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे, सिस्टमेटाइज करने पड़ेंगे और फॉर्मलाइज करने पड़ेंगे। और
हर नेशन के पास अपनी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, सोशल कंडीशन एंड कल्चरल ट्रेडिशन होते हैं, तो इसका मतलब लॉ यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है अकॉर्डिंग टू वोल्गिस्ट ऑफ द पीपल। मतलब जो जनरल विल ऑफ द पीपल है, उसी के हिसाब से एक कंट्री के लॉ डिटरमाइन होते हैं। वोल्किस्ट थ्योरी ये मानती थी कि लॉ को आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किया जा सकता है, ये लोगों की लाइफ के साथ ही ग्रो होता है। ये उनके सोशल कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट करता है और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को। इसके बाद है पुख्ता। पुख्ता सेवेग्नी के स्टूडेंट थे और इन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को फर्दर डेवलप किया था। उन्होंने सेवेग्नी के आइडियाज को मोर सिस्टमेटिक एंड लीगल फॉर्म दी थी और सेवेग्नी के साथ एग्री किया था, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि लॉ कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल से बनते हैं और ये सोशल स्पिरिट ऑफ द कम्युनिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। पुख्ता ने ये कहा था कि लॉ प्रॉपरली इवॉल्व नहीं होगा अगर हम लॉ को क्रिएट करेंगे जहां पर हम हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, कल्चरल प्रैक्टिस एंड सोशल एक्सपीरियंस ऑफ द सोसाइटी को इग्नोर करेंगे। उन्होंने थ्योरी ऑफ कलेक्टिव विल दी थी, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि ह्यूमन बीइंग्स एक सोसाइटी में यूनिटी के साथ इसीलिए रहते हैं क्योंकि वहां पर कलेक्टिव विल प्रेजेंट होती है, और अगर वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो फिर वो कलेक्टिव विल की वजह से नहीं होते, वो इंडिविजुअल के सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से होते हैं। अगर हमें एक सोसाइटी में पीस एंड सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा तो उस वक्त जनरल विल ऑफ द सोसाइटी प्रिवेल करेगी इंडिविजुअल विल के ऊपर। इसका मतलब ये था कि लॉ रिप्रेजेंट करती है कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल को, ना कि वो एक इंडिविजुअल विल को रिप्रेजेंट करती है। उन्होंने रोल ऑफ स्टेट ये कहा था कि स्टेट रिप्रेजेंट करता है जनरल विल ऑफ द पीपल और उन्हें फॉर्मल रिकॉग्निशन एंड ऑर्गेनाइजेशन देनी पड़ेगी लीगल प्रिंसिपल्स को जो एक सोसाइटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ना तो लोग अकेले लॉ बना सकते हैं और ना स्टेट अकेले लॉ बना सकते हैं एक नेशन के लिए। इसका मतलब लॉ को डेवलप करने के लिए लोगों और स्टेट को इंटरैक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब एक सोसाइटी में लॉ डेवलप होता है पीपल की वजह से भी और स्टेट की वजह से भी। जब ये दोनों इंटरैक्ट करेंगे उसके बाद ही एक वैलिड लॉ क्रिएट होगा। अगर इंडिविजुअल्स लॉ बनाएंगे या स्टेट अकेले लॉ बनाएगा तो उस वक्त इंडिविजुअल विल प्रिवेल होगी, उस वक्त जनरल विल प्रिवेल नहीं होगी। इसके बाद लास्ट में हमारे पास है सर हेनरी मेन। ये इंग्लिश ज्यूरिस्ट एंड हिस्टोरियन थे और इन्हें फाउंडर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस माना जाता है। इन्होंने सेवेग्नी के आइडियाज को इंग्लैंड में लाया था और ये कहा कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशंस हिस्टोरिकल स्टडीज से होती है। जैसे सेवेग्नी ने ये कहा था कि लेजिस्लेटर्स लॉ नहीं बनाते हैं और उन्होंने कोडिफिकेशन को भी अपोज किया था। मेन ने इस चीज को फेवर किया था कि हमें लीगल डेवलपमेंट के लिए लेजिस्लेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट है। उन्होंने हिस्टोरिकल अप्रोच जो सेवेग्नी के थे उनको प्रैक्टिकल लीगल रिफॉर्म एंड कंपैरेटिव लीगल स्टडी के साथ कंबाइन किया था। इन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ दिया था, जहां पर इन्होंने ये कहा था कि लॉ 4 स्टेजेस में डेवलप होता है। पहले है डिवाइन लॉ स्टेज, जहां पर थिंकर्स ये मानते थे कि लॉ डिवाइन है और ये सोसाइटी पर इक्वली एप्लीकेबल है। दूसरा था कस्टमरी स्टेज, जब लॉ को रूल ऑफ कमांड माना जाता था और सोसाइटी के उसे एक्सेप्ट करना पड़ता था। इसके बाद है एरिस्टोक्रेटिक स्टेज, जब नॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टमर्स माइनॉरिटीज के हाथ में थी, जैसे प्रीस्टर्स, एरिस्टोक्रेट्स, जिन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ को कंट्रोल किया था। एंड लास्ट में फिर है कोडिफिकेशन स्टेज, जो डेवलप्ड लीगल रूल्स थे उनको कोडिफाई किया गया है और इसको फॉर्मली प्रमलगेट किया है स्टेट ने। उन्होंने स्टेटिक एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी का भी कंसेप्ट दिया था। स्टेटिक सोसाइटी उन्होंने ये कहा था कि जब वो अपने लीगल सिस्टम को बनाते हैं उसके बाद वो उसे डेवलप नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उसकी लीगल ग्रोथ रुक जाती है। एंड दूसरी है प्रोग्रेसिव सोसाइटी, जिन्होंने अपने लीगल सिस्टम को जब बनाया उसके बाद उसको कंटिन्यूअसली डेवलप करते रहे, जैसे वो सोसाइटी भी डेवलप होती रही है और लॉ भी डेवलप होता है। और ये डेवलपमेंट लीगल फिक्शन, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन के थ्रू होता है। एंड उन्होंने थ्योरी दी थी फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि प्रोग्रेसिव सोसाइटीज स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट में आ गई है, और ये कहा था कि एंशिएंट सोसाइटीज में लोगों के राइट्स एंड ड्यूटीज उनके स्टेटस की वजह से डिटरमाइन होते हैं, जैसे उनकी बर्थ किस फैमिली में हुई है, उनकी फैमिली, कास्ट या सोशल पोजीशन क्या है एक सोसाइटी में। और मॉडर्न सोसाइटीज में इंडिविजुअल्स के लीगल रिलेशनशिप्स कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डिटरमाइन होते हैं, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि लीगल इवोल्यूशन ये दिखाता है कि फिक्स्ड सोशल पोजीशन से ग्रेजुअल शिफ्ट हो गया है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स में। ये तो था मेन का, हमने चारों थिंकर्स को डिस्कस किया है और ये थी हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की सारी डेवलपमेंट। हमने एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट को कवर किया, नेचुरल लॉ स्कूल ऑफ थॉट को कवर किया एंड इस वीडियो में हमने हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट को कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।